बनारस, वो गुजरात से आदमी आ गया हमारे बनारस में। बनारस की एक समृद्ध परंपरा रही है, बनारस एक सांस्कृतिक नगरी रही है और बनारस के प्रतिनिधि को लॉर्ड शिवा का प्रतिनिधि माना जाता है। लेकिन वो तो खुद ही शिव बन गया, शिव बन के घूम रहा है। और आज की तारीख में जो वहाँ स्थिति है, जो बनारस में अब तक कभी नहीं हुआ था। बनारस का महापौर भी एक तरीके से वहाँ का प्रतिनिधि माना जाता है, बनारस का सही प्रतिनिधि माना जाता है। लेकिन आज वहाँ जो स्थिति बनी है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, तीनों के बड़े प्रबुद्ध दावेदार सामने आए हैं। और यह मान के चला जाता है कि अपना प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, तो प्रधानमंत्री का जो कैंडिडेट होगा वो निश्चित रूप से उसको जीत जाना चाहिए और वो जीत सकता है, क्योंकि ये अपना जीत। लेकिन जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में बनारस को पहुंचा दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी से जो कैंडिडेट मेयर का लाया गया है, वैभव जी, क्या आप उसका नाम जानते हैं? क्या आप उससे परिचित हैं? ठीक है, आपके आगे त्रिपाठी लिखा हुआ है, मेरे आगे तिवारी लिखा हुआ है, उसके आगे तिवारी लिखा हुआ है, तो तिवारी तो खाली पहचान नहीं होती, वो है क्या? क्या वो वाकई बनारस के प्रतिनिधि लायक है? या वहां जितने भी 17 उम्मीदवार हैं, आप उनको उठा करके देखिए कैंडिडेट के रूप में, तो वो कहाँ खड़ा होता है? क्या बनारस के पद प्रतिष्ठा के अनुरूप वो उसका है? लेकिन क्या आप करेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी वहां जो भी कैंडिडेट देती रही है, पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी में अपना एक प्रतिनिधि दिया, अपना एक कैंडिडेट दिया और उसकी जमानत जब्त हो गई, उसको प्रधानमंत्री का भी वोट नहीं मिला। आज की तारीख तक हम लोग पूछ रहे थे कि भारत सरकार के जितने केंद्रीय मंत्री हैं या उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, जो सरकार के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने अपना वोट किसको दिया और वहां से जीता कौन? तो पूरी दुनिया जानती है वहां से कौन जीता, वहां की भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत। लेकिन अभी जो स्थिति होने जा रही है, तो ऐसी स्थिति में ये जो गुजरात जो एक क्राइम चेंबर बनता हुआ जा रहा है और उसकी प्रतिछाया हमारे बनारस पर पड़ रही है, सीधे सीधे उसके छाया के अंदर बनारस भी आ गया है। तो इन सारी स्थितियों में और खास करके फिर ऐसी स्थितियों में जो लोकतंत्र में अपोजिशन का भी समान रूप से अपोजिशन को मजबूत होना होता है, अपोजिशन की आवाज संसद में निकलनी चाहिए, सड़क पर निकलनी चाहिए। आप उसको रोक दिया करेंगे और उसकी जो एक मजबूत आवाज बन के निकल रहा था राहुल गांधी, क्या आप उसको जेल में देखने की स्थिति में है? वैभव कुमार त्रिपाठी बोले। नमस्कार, जय विश्वनाथ। आपने जो बात छेड़ दी है तो मैं बता दूं, काशी का मेयर क्या हो सकता है मदिरा व्यापारी? ना बाबा, ना बाबा, ना बाबा। ऐसा करके एक पोस्टर मेरे पास एक भाजपाई ने भेजा, कहा इसको भेजिए, जरा इसको लगाइए। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि भाजपा में ही मेयर साहब जो उनके उम्मीदवार हैं मेयर पद के, उनका कितना विरोध है और लोग उनको कितना पसंद कर रहे हैं। तो क्या होगा इस बार देखने योग्य है। बहुत दिलचस्प लड़ाई है और पिछले कई बार से जब से निगम बना है तब से जो मेयर चुने गए हैं, ज्यादातर मेयर रबर स्टैंप टाइप के हैं और जो पद की गरिमा को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, अक्षम साबित हुए हैं। पिछली जो मेयर साहिबा महिला रही और 5 साल में एक भी कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो पाई, और वो मेयर जो कार्य समिति है, जो कार्यकारिणी है, उसकी बैठक के लिए जगह उनके पास तक नहीं है। जबकि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाया गया और उस समय पे कहा गया कि सदन के लिए हम आपको इसमें जगह बना के देंगे। तो अक्षमता का अंबार है। और देखिए, जाहिर सी बात है, अगर चोर आदमी मुखिया होता है तो उसके जो सिपह सालार होते हैं सब चोर होते हैं। बेईमान आदमी शिखर पुरुष हो जाता है तो उसके पूरे संगठन में लोग बेईमान हो जाते हैं। ईमानदार आदमी अगर शिखर पे जाता है तो सभी ईमानदार होते हैं। तो जो अक्षम आदमी शिखर पे है, जिसको ये लगता है कि मैं अक्षम हूं तो नीचे वाला अगर सक्षम हो जाएगा तो मेरी तवज्जो खत्म हो जाएगी। यही कारण है भारतीय जनता पार्टी में उत्तरोत्तर जो नीचे, ऊपर से नीचे तक गिरावट आ रही है नेतृत्व की। वहां गलत अनैतिक लोग ही पदस्थापित होते रहे हैं और इस बार काशी की जनता की तैयारी है
काशी की जनता कह रही है कि एक सुयोग्य प्रतिनिधि को चुनेंगे, और जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शासन अध्यक्ष रहे हैं अनिल श्रीवास्तव जी, उनके लिए भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस सभी दलों से ऊपर उसकी लोग समर्थन कर रहे हैं। अब आते हैं मूल मुद्दे पे जो आप बात कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने तो सच बोला, गलती क्या थी? सच बोलना, और साहब तो गलती चूकी है। वो बहुत ताकतवर नेता है, कहते हैं भाग दरबारी कि शेर है शेर। अरे शेरों को शेर साबित करने में सबने देश को डुबा दिया। और शेर जिसको कहते हैं, ये जिसको बहुत ताकतवर कहते हैं, वो अडानी की जाग से डर जाता है। जिसको ये बहुत ताकतवर कहते हैं, वो सत्यपाल मलिक के आरोपों का जवाब देने से डर जाता है। जिसको वो बहुत ताकत से कहते हैं, वो राहुल गांधी के सवालों के जवाब नहीं दे पाता है। जिसको वो बहुत ताकतवर कहते हैं, वो 5 साल पहला टर्म बीत गया, लगभग 4 साल ये भी बीतने को है, 9 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सवालों से डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि जिसके मन में चोर होता है ना, वो समाज में खुल के बोल नहीं पाता है। राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि देखिए, हम जनता के विविधताओं का सम्मान करते हैं, हम संस्कृतियों का सम्मान करते हैं, और हमको मिलजुल के रहना है। इस बात से वो डर सा गया। इस वजह से, और जो भ्रष्टाचार उनके अंदर आने जड़ तक है, आकंठ डूबी है भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार, उसमें संघ भी शामिल है। सत्यपाल मलिक जी ने साफ कहा कि 300 करोड़ का ऑफर राम माधव ने मुझे दिया, डायरेक्ट मेरे सामने बैठ के। तो मतलब भ्रष्टाचार सिर्फ भाजपा और सरकार तक नहीं है, ये भ्रष्टाचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक है। अब इस बात की बात करें कि सवाल पूछेगा जो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो राहुल गांधी को फ्रेम किया गया, और गलत तरीके से मानहानि के केस में, जहां कभी भी भारत के इतिहास में ऐसा नहीं है कि मानहानि के केस में 2-4 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने से ज्यादा कहीं किसी को सजा हुई हो। कठोरतम सजा, पूर्ण सजा, जो 2 वर्ष का मैक्सिमम सजा हो सकती है, वो सजा दिलवाई गई, दी गई। और अभी कल सेशन कोर्ट ने कन्विक्शन पे स्टे लगाने वाली जो याचिका थी, उसको निरस्त कर दिया। अब आप इस बात को सोचिए, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि कोर्ट की गरिमा भी गिर रही है, और गुजरात की कोर्ट की गरिमा तो और तेजी से गिर रही है। अब आप इस बात को सोचिए कि नरोदा पाटिया के मामले में सारे लोगों को आरोप मुक्त कर दिया गया, बरी कर दिया गया। मतलब वहां हिंसा हो ही नहीं, वो तो हवाई बात थी। इसी तरीके से एक यही तब बनारस हुआ करता था, और बीबीसी लंदन में वो खबर चली थी, नृशंस हत्याकांड सिकरौरा गांव की, जिसमें मुख्यमंत्री के स्वजातीय बंधुओं का हाथ था, और 22 लोगों की काट के हत्या कर दी गई थी। उसमें भी वो लोग बरी हो गए। तो जो लोअर कोर्ट है, अब तो ये मामला हो आ रहा है कि जो कोर्ट है वो कैसे इन चीजों को नजरअंदाज कर जा रही है और कैसे फैसले ले रहे हैं। सेशन कोर्ट ने जो कल कई नजीर पेश करके वो रद्द किया है, उसमें एक नजीर ऐसा है जिसका लाभ राहुल गांधी को मिलना था। उन्होंने नजीर दिया है कि सिद्धू का केस जो था, सिद्धू ने कहा कि मुझे विधायी कार्यों में जाने में परेशानी होगी, इसलिए इस सजा पे स्टे लगाया जाए, और वो स्टे मिल गया था उनको। अब उसका अगर नजीर दिया है सेशन कोर्ट के जस्टिस ने, तो उनको राहुल गांधी को भी इसका फायदा देना था और कन्विक्शन पे रोक लगनी थी, लेकिन उन्होंने उल्टा। तो जो लोकल कोर्ट है उन पर बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर रही है। एक चीज अब देखिए, राहुल गांधी की जब बात हम करते हैं तो वो एक जननेता, और हाल के दिनों में जो उन्होंने सितंबर महीने से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उस यात्रा में पूरे देश को समझा। अब आप देखिए कि महात्मा गांधी जब आए थे साउथ अफ्रीका से,
तो गोपाल कृष्ण गोखले जी से उन्होंने कहा था कि अब करें क्या, तो उन्होंने कहा भारत घूमो, जानो कि भारत है क्या, उसके बाद आजादी की कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी वो रणनीति बनाओ। तो वही भारत जोड़ो यात्रा को आधुनिक राहुल गांधी ने प्रारंभ की। देश भर के लाखों करोड़ों लोगों से मुलाकात हुई, चीजें बदली, और तुषार गांधी जो प्रपौत्र हैं महात्मा गांधी के, जब वो राहुल गांधी के साथ कदम मिला के चल रहे थे तो उन्होंने कहा कि बापू के साथ तो हम पैदल नहीं चल पाए, उनकी यात्राओं में हम शामिल नहीं थे, लेकिन आज राहुल गांधी के साथ चल के ये लग रहा है कि हम बापू के ही साथ चल रहे हैं। मतलब जनता के साथ जुड़ाव, बाकी जनता के मुद्दों को उठाना, इन सब चीजों की बात हो रही। जो नरोदा पाटिया वाली घटना हुई है अभी, जो कोर्ट का फैसला आया है, जो बरी किया गया है, वो कर्नाटक की हार को देखते हुए भाजपा का एक षड्यंत्र है। और इसमें माफ कीजिएगा, मैं प्रश्न नहीं उठाना चाहता, लेकिन मुझे ये लगता है कि कोर्ट भी इसमें शामिल होती दिख रही है। अब आप इस बात को समझिए कि नरोदा पाटिया के जो दोषी थे, जिनके ऊपर आरोप थे, उनको बरी करके ये संदेश दिया गया है कि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे और मुस्लिमों को जो लोग मारेंगे हम उनको इस तरीके से बचा लिया करेंगे। जो अभी हमारे पूर्ववक्ता भी ये बात कह रहे थे कि संदेश दिया जा रहा है, तो एक चीज और समझिए, संदेश दिया जा रहा है वो तो संदेश वो दे रहे हैं जो 1925 को आरएसएस गठित हुई थी, उसके बाद जो संदेश उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिया करता था, और गांधी जी बापू उसका काउंटर करते थे कि नहीं हम प्रेम और मोहब्बत से रहेंगे। उसी तरीके से आज जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार है, गुजरात में भी भाजपा की सरकार है, यूपी में भी सरकार है, इन सब जो नैरेटिव बना रही है सरकार कोर्ट के फैसलों से, अपने रवैये से, उसका काउंटर नैरेटिव बना रहे हैं राहुल गांधी, और वो कह रहे हैं कि हम नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, हम लोगों को एक करने की बात करेंगे, हम उस भेद को मिटाएंगे जो हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा का भेद है, हम लोगों को एक करेंगे और एकता से फिर से देश का नव सृजन करेंगे। क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे वैमनस्यता लाया है और देश में विखंडन हो रहा है, जिसको हम खत्म करेंगे और पुनः लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। क्योंकि अब एक बात मैं बस 20 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। एक बात योगी जी कहते हैं कि कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, और जब कानून का राज है तो आप सोचिए कि कोर्ट और उनकी वो सुरक्षा में, न्यायिक सुरक्षा थी, और न्यायिक सुरक्षा में अगर गुंडे आके मुजरिम को मार देते हैं तो वो तो आपके प्रशासन और सुरक्षा की पोल खोल देते हैं। ये तो सवालिया निशान है कि आपने जो दावे किए वो हुआ। तो इसी तरीके से इन चीजों पर हमको विशेष ध्यान देना होगा और एक होके भारतीय जनता पार्टी को हराना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि जो 35% के खिलाफ 65% लोग हैं, उस 65% में सिर्फ 40% लोग अगर एक होके वोट कर दें तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दिया जा सकता है और लोकतंत्र की स्थापना। ये कल्पना करना तो बेहतर है कि 65% इकट्ठा हो जाए, लेकिन वो 65% कैसे इकट्ठा होगी? जो आवाज है उसको संसद में हम नहीं उठाने देंगे।